नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास कराने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में आपको प्रश्नों के साथ साथ उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको भी कवर किया जाएगा। तो ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जिस किसी भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो सभी साथी लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में तो 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में 33 होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे कि का अगर उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे आधी का और प्लस आ स्वर आया है, तो स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषा को बताता है। तो व्याकरण भाषा को नियम बताता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग और संरचना को निर्धारित करता है। यह शब्दों, वाक्यों और उच्चारण के सही प्रयोग को बताता है। अगला प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प जो कि तत्सम शब्द है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए जानते हैं तत्सम कौन से शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के लिए गए होते हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में प्रचलित होते हैं। जैसे कि अगर पुष्प है यहाँ पर शब्द, तो पुष्प जो कि संस्कृत के समान है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। और फूल इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये तत्सम तद्भव है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, छोटाऊ बड़ाऊ के उच्चारण स्थान कौन से हैं? तो इसके उच्चारण स्थान होठों से इसका उच्चारण किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण होठों की सहायता से होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटाऊ और बड़ाऊ जो कि ओष्ठ स्वर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए ओ औ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयोग स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो ए ओ औ इनमें से कोई भी नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं जिनमें ह्रस्व, दीर्घ और संधि स्वर शामिल होते हैं। ए ओ और औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ए ओ औ कौन से स्वर कहलाते हैं? तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो कि ह्रस्व मात्रा होती है, इसमें अल्प समय में उच्चारित होता है। ठीक है, दूसरी दीर्घ मात्रा होती है, ये अधिक समय में उच्चारित होती है। और तीसरी जो कि प्लुत मात्रा है, ये सबसे अधिक समय तक उच्चारित होती है। जैसे कि ओम का उच्चारण करते हैं तो ये प्लुत मात्रा के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग के उच्चारण स्थान जो कि कंठ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। का वर्ग के वर्ण हैं का, खा, गा, घा और घा, अंगा। इनका उच्चारण कंठ से होता है, इन्हें कंठ ध्वनियाँ भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी कि ओंठों से पा वर्ग का उच्चारण स्थान किया जाता होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, पा वर्ग के वर्ण पा, फा, बा, भा और मा, इनका उच्चारण स्थान ओंठ यानी कि ओष्ठ से किया जाता है, इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में लेखन की बात बताते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। भाषा के 2 रूप होते हैं, जिनमें पहला मौखिक भाषा होता है और दूसरा लिखित भाषा होता है। जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है, और जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है।
भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा जो कि हिंदी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की राजभाषा हिंदी है, परंतु संविधान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, यहाँ ऊपर प्रश्न में बताया गया था राष्ट्रभाषा, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो कि भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। ठीक है, तो बी यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। टा वर्ग जिनमें टा, ठा, डा, ढा, ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा या तालु के पिछले भाग से होता है। इन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इनको मूर्धन्य ध्वनियाँ भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चा, छा, जा, झा, या, इनका उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है और इन्हें तालव्य ध्वनियाँ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी किया जा चुका है। तो इन पांचों का उच्चारण स्थान यानी कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि हो जाएगा ओष्ठ। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इनका उच्चारण ओष्ठों, होठों से किया जाता है और इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतरस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। सही जवाब डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण किसी स्थान के बीच में होता है। हिंदी में ये 5 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा और सा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कुटिल जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। कुटिल जो कि विशेषण है शब्द, और कुटिलता ये संज्ञा से बना शब्द है। संज्ञा से बने विशेषण किसी गुण, स्थिति या स्वभाव को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ये गुणी जो कि संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणी शब्द गुण संज्ञा से बना है, यह किसी व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है, इसलिए यह विशेषण है। जैसे कि गुणी इंसान, ठीक है, इस तरीके से तो गुण को दर्शाता है, इसलिए यह विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान, फूटी। तो इनमें से फूटी शब्द जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। सही जवाब डी होगा यहाँ पर। ठीक है, फूटी शब्द संज्ञा से नहीं बना है, यह एक क्रिया विशेषण है। नमकीन, दयालु, धनवान संज्ञा से बने विशेषण हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित, वार्षिक या फिर अपमान। तो अपमान जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। सही जवाब डी होगा यहाँ पर। अपमान एक संज्ञा है जबकि अपमानित एक विशेषण है। संज्ञा से बने विशेषण किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के गुण को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। तो इच्छुक शब्द जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, ए सही जवाब हो जाएगा। इच्छुक शब्द इच्छा संज्ञा से बना हुआ है। संज्ञा से बने विशेषण किसी व्यक्ति की स्थिति या गुण को दर्शाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह, कोई, तेरा। तो तेरा शब्द जो कि सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तेरा शब्द तू सर्वनाम से बना है और यह किसी वस्तु या व्यक्ति के अधिकार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझना या पढ़ित। तो इनमें से शब्द है समझना,
जो कि क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। समझना एक क्रिया है ना कि विशेषण है, अन्य शब्द क्रिया से बने हुए विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल, आज का। तो इनमें आज का जो कि शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है, डी सही जवाब हो जाएगा। आज का शब्द क्रिया आज से बना विशेषण है जो किसी दिन को दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें शब्द है काली जो कि पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। काला का स्त्रीलिंग रूप काली होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, वत्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए। यह शब्द जो कि संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, यानी कि तत्सम से तद्भव बनाया गया है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वत्स शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा बच्चा। ये वत्स जो कि तत्सम रूप है और बच्चा तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो गुणवाचक विशेषण लाल फूल यहाँ पर हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। गुणवाचक विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण को दर्शाता है, जैसे कि लाल रंग को दर्शाता है। तो फूल की विशेषता कौन बता रहा है? तो लाल बता रहा है, इसलिए यहाँ पर लाल विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जो कि 3 प्रकार के होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। पहला होता है निश्चयवाचक संख्यावाचक, निश्चयवाचक संख्यावाचक, जैसे 1, 2, 5, यानी कि कोई निश्चित संख्या है। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ, कई, अनेक, कुछ पता नहीं है कितनी है। और तीसरा होता है क्रमवाचक संख्यावाचक, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, इनमें से कोई नहीं। तो परिमाण बोधक विशेषण यानी कि मात्रा बताता है किसी चीज की, तो शेर भर दूध यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। परिमाण बोधक विशेषण वह होता है जो किसी वस्तु की मात्रा बताता है, जैसे कि शेर भर दूध। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5 या 7। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। पहला है गुणवाचक विशेषण, जैसे कि मीठा आम। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 3 लड़के। और तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण, जैसे कि थोड़ा पानी। ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा लड़का आलसी है, इसमें विधेय और विशेषण है। ठीक है। विधेय विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देता है और सामान्यतः क्रिया के बाद आता है। तो यहाँ पर संज्ञा यानी कि लड़का को बता रहा है कि लड़का आलसी है, इसलिए यहाँ पर विशेषण हो जाएगा आलसी और लड़का हो जाएगा विधेय। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? प्रियतर, लघुत्तम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदर जो कि मूलावस्था है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूलावस्था शब्द वह होता है जो अपनी मौलिक अवस्था में होता है। सुंदर फूल सुंदर मूल रूप से है, जबकि प्रियतर, तुलनात्मक और लघुत्तम ये परम रूप है। ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? तो दांत शब्द का उच्चारण स्थान जो कि नाक से होता है। राइट ऑप्शन ए है यहाँ पर। ठीक है। दंत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो ता, था, दा, धा, ना, इनका दांतों से उच्चारण किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत यहाँ पर आप कीजिएगा।
उत्तर भारत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति उत्तर भारत में खड़ी बोली से हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जिलों में खड़ी बोली बोली जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। खड़ी बोली मुख्यतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में बोली जाती है, जैसे मेरठ, रामपुर, देहरादून आदि। अगला प्रश्न है, भाषा आधारित पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4 या 7? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? तो संस्कृत इस देश की पुरानी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। यह ऋग्वेद जो कि संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है उसकी भाषा है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की क्लास। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।